हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू सीरीज़ जो कि होगी आप लोगों के लिए जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड यूजी या पीजी कोर्सेज कर रहे हैं लाइक बीबीए, बीकॉम, एमबीए। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके किस सेमेस्टर में है या किस ईयर में है ये तो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ पे हम लोग इसको कवर अप करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट आई विल क्रिएट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो है, सो हम लोग बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जानेंगे हम लोग बिजनेस को, उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों को, देन आगे कनेक्ट करते हुए मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन तक लाऊंगी और फिर उसके पूरे कवर अप करके इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। राइट गाइज, सो आई थिंक कि आप लोग को ये सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट, और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो या प्लेलिस्ट पसंद आए देन आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ गाइज, वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं वो है आपका बिजनेस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, और उसके साथ ही साथ में हम जानेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी अगर आपके पेपर में आता है इसमें इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस के बारे में हम लोगों ने बहुत बार सुना है। ये वर्ड ऐसा है कि आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इसको सुना नहीं होगा। बिजनेस मीन्स क्या होता है? बिजनेस मीन्स हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस वही होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को बेचते हैं या खरीदते हैं। क्यों? ताकि हम लोग को प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। ठीक है, तो मतलब कि बेचते हैं, खरीदते हैं, प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। क्योंकि जब आपको पता है कि आप लोग एज अ कंज्यूमर चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो जिससे खरीद रहे हैं उसको क्या हो रहा होगा, उस चीज़ से प्रॉफिट मिल रहा होगा। और सेलर जब किसी मतलब प्रोड्यूसर से खरीदता है, परचेज करता है, तो वो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा होता है उस परचेज से। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि बिजनेस क्या है। सेल है और परचेज है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि हम उससे क्या कर पाएँ, प्रॉफिट को अर्न कर पाएँ। तो एक तरीके से यही बिजनेस की डेफिनेशन है। और अगर हम मॉडिफाई करें तो यहाँ पे हम एक टर्म लाते हैं ताकि ये डेफिनेशन और प्रोफेशनल हो जाए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है गाइज? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। इकोनॉमिक वर्ड ही आपको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट, मनी, राइट। सो जब हम बिजनेस को कनेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से, तो यहाँ पे एक और टर्म आता है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये तो आप बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड है प्रॉफिट से, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा जहाँ पे आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो गाइस, अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें तो हम प्रोफेशनली कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, सो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें तो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है गाइस, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि यहाँ पे बेसिक मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पे दो टाइप की एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। तो मैं सारे टॉपिक को कवर कर रही हूँ, अगर एक नंबर का भी आता है तो आप उसे लिख पाएं। बहुत सारी एक्टिविटीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक आपके फादर जो है वो बिजनेस पे जाते हैं, या आपके ब्रदर या सिस्टर कोई भी जॉब कर रही है, तो वहां पे मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाने का है, पैसे लाने का है। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप जब चीजें कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो आउट ऑफ लव, अफेक्शन या जॉय इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ मजा मिल रहा होता है या हैप्पीनेस मिल रही होती है या किसी के लिए केयर है, उस वे में अगर आप कोई एक एक्टिविटी करते हैं तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक आपको गार्डनिंग का शौक है, तो गार्डनिंग कर रहे हैं अगर अपने घर के बाहर, तो आपको उसको कोई पैसे नहीं दे रहा है, बट आउट ऑफ योर मतलब एक जॉय है आपका, या एक आपको अच्छा है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, इसलिए आप कर रहे हैं। आपकी मदर खाना बना रही है, घर को सर्व कर रही है, तो इट्स नॉट बिकॉज कि उन्हें पे मंथली पे किया जा रहा है। तो ये होती है, डिफरेंस हो जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस जो भी इंसान करता है, सेल और परचेज में इन्वॉल्व होता है, वो करता है पैसे अर्न करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपका सेल्स एंड परचेज आ जाएगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द बेसिक पर्पस या मोटिव हेयर इज टू अर्न प्रॉफिट। सो ये आप लिख सकते हैं अपने बिजनेस की डेफिनेशन में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेचर की। नेचर क्या है, फीचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
गाइस यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करें तो आप नेचर को बिल्कुल डेफिनेशन से ही कनेक्ट करके लिखिएगा ताकि आपको याद ना करना पड़े और जल्दी से आपको दोनों चीजें मतलब आप कवर अप कर लें। तो यहाँ पे नेचर में आप लिख सकते हैं पहला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेसिकली दोस एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद अर्निंग प्रॉफिट। मतलब इकोनॉमिक एक्टिव वो एक्टिविटीज होती है जहां पे आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का, पैसे कमाने का। वो जब एक्टिविटी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर करते हो। बिजनेस भी एक ऐसी एक्टिविटी, इसलिए हम लोग इसके एक कैरेक्टरिस्टिक में पहला ले लेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट फीचर हियर, दैट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या करता है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। डील मतलब कि इन्वॉल्व होता है, इसके सेल्स एंड परचेज में इन्वॉल्व होता है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड मीन्स व्हाट, वो गुड्स जो कंज्यूमर के लिए बने हो, जो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए बने कंज्यूमर के, वो होते हैं कंज्यूमर गुड। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि जो प्रोड्यूसर के लिए बने हो, लाइक मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, तो वो गुड्स क्या हो गए, आपके प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। तो बिजनेस का ये नेक्स्ट फीचर है आपका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर हियर, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है वो आप वहां लिख देंगे। यहाँ पे आता है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है बिजनेस, और इसके साथ ही साथ उसको क्या करता है, सेल एंड परचेज करता है। आपको पता है कि बिजनेस में अभी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि इंडस्ट्रीज और कॉमर्स होती है। तो इंडस्ट्रीज का बेसिक पर्पस क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, प्रोड्यूस करना, और कॉमर्स का क्या पर्पस होता है, उसको बेचना। तो ये दोनों ही चीजें किसमें आती है, बिजनेस में। तो बिजनेस में हम लिखेंगे कि ये प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, और जब प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको क्या करेगा, सेल भी करेगा। सो दिस इज व्हाट योर बिजनेस इज। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड फीचर। नेक्स्ट फीचर हियर, दैट इज कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। अच्छा, जो ये डीलिंग हो रही है, जो सेल एंड परचेज हो रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है या जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए या कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में बस चीज बेची और आपको उसके पैसे मिले, आपने प्रॉफिट अर्न करिया, वो खत्म हो गया तो हम कहेंगे ये बिजनेस है। दिस वोंट बी अ बिजनेस। बिजनेस तब होता है जब आप उस चीज में रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हो, या ज्यादा भी रेगुलर ना हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कहीं ना कहीं अगर हो रहा हो तो वो हो गया आपका बिजनेस। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप कह सकते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल शॉपकीपर है, वो मोबाइल बेचता है, तो हो सकता है महीने में उसके 7 से 8 मोबाइल बिकते हो, तो वो क्या है, वो उसका एक बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉन बिजनेस को बोलें तो जैसे कि अगर आपने अपना मोबाइल किसी को बेच दिया, एक ही दफा बेचा, ये तो नहीं है कि आप हर महीने या एक साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नहीं, एक बार बेचा, आप कोई मोबाइल आपने चलाया, चला आपका 5-6 साल, देन कहीं आएगा केस, बेचे या किसी को दे दे घर पे, तो वो एक बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में रेगुलरिटी होना जरूरी है, ये आपने पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। यहाँ मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं ताकि आप क्या कर पाए, पैसे कमा पाए। अगर आपको सोशल पर्पस, अगर ये कहें कि सोशल पर्पस नहीं होता या सोशल मोटिव नहीं होता, तो ये भी गलत है। सोशल मोटिव होता है बट वो सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी फोकस जो है वो आपका प्रॉफिट पे ही। अगर आप सोशल वेलफेयर पे आ जाएंगे देन वो अलग आ जाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट मोटिव क्या है, आपका मेन है। लास्ट यहाँ पे जो फीचर आता है वो आता है आपका रिस्क एलिमेंट। रिस्क क्या होता है, बिजनेस से एसोसिएटेड होता है। ये दोनों टर्म जो है वो साथ साथ चलते हैं। बिजनेस में रिस्क ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने ये 12th में पढ़ा भी होगा कि जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, एक बिजनेस में क्रिएटिविटी लानी होती है, इनोवेशन लाने होते हैं। तो आपको नहीं पता कि जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है वो वर्क करने वाला है मार्केट में या नहीं, या बिजनेस में अनसर्टेनिटीज भी होती हैं। हो सकता है कि कहीं फायर लग गई, आग लग गई, आपके गुड्स खराब हो गए, तो वो भी रिस्क है। नेचुरल रिस्क भी है कि अर्थक्वेक आ गया, तो बिजनेस में रिस्क भी होता है। ये एक फैक्ट है, ये एक टर्म है जो बिजनेस हमेशा जुड़ के आता है, दैट इज रिस्क। और रिस्क में आप ये लिख सकते हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे, जरूरी नहीं मार्केट में चले, उसमें भी रिस्क होता है। फिर नेचुरल मैन मेड रिस्क आप लिख सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप इस टॉपिक को क्या कर पाएंगे, आराम से कवर अप कर पाएंगे। तो ये थी आपका पहला टॉपिक जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि बिजनेस क्या है। आई होप कि बिजनेस आपको क्लियर हुआ है। इसके साथ ही साथ की फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक कहें कि बिजनेस के क्या होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं अलग टॉपिक को लेके, इसी की सीरीज को कंप्लीट करते हुए। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले।
राइट गाइस, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इससे पहले हम लोगों ने बात करी है कि बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग और साथ ही साथ उसके नेचर को हमने डिस्कस किया, जिसे आप फीचर या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी लिख सकते हैं। राइट गाइस, सो अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है। और आप लोग को क्या करना है, स्टडी विद निहारकर तिवारी मैंने एक ग्रुप बनाया है अलग से बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन करें। वहां पे जो ये नोट्स है मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग को मिल भी पाए, और यहाँ पे आप लोग को वीडियो देखनी है पूरी लास्ट तक ताकि आप उस चीज को समझ भी पाए जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। साथ साथ आप बिल्कुल तैयारी करते जाएंगे। राइट गाइस, सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नाउ गाइस, वी आर स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस का। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें और आएंगी उसको भी आप पेपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला जो है यहाँ पे वो है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक या इकोनॉमिक, प्रोनाउंसिएशन इकोनॉमिक आपका ज्यादा सही है, तो उस पर आप फोकस करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से बताया था कि क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक का मतलब। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स आएंगे जो आप लिख के आ सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, ये वाला एक हेडिंग आप लिख के आएंगे। इसके साथ ही साथ आप ये लिख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएटिंग न्यू कस्टमर। मतलब कि जब आप न्यू मार्केट को टच करते हैं, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं कि वहां का डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गुड्स को या प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है, आपके नए कस्टमर आपके मार्केट से आपके पास आते हैं, और जितने ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये भी आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट या पैसों से रिलेटेड है। राइट गाइस, सो इस पॉइंट को भी आप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा मेकिंग इनोवेशन एंड डूइंग सम क्रिएटिविटी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर। नेक्स्ट भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड किस तरीके से और पैसा बना सकते हैं, कि आप क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस लाएंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे अपनी जो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बार क्या होता है कि जो आप गुड्स बेच रहे होते हैं उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आपको उसमें कुछ इंप्रूव करना होता है। या फिर आप देख रहे हैं कि कस्टमर अलग अलग टाइप के गुड्स को मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके कॉम्पिटिटर ला चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उससे बेस्ट वर्जन लाना है। इससे भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, और जितने ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो ये भी किससे रिलेटेड है, आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पे आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट आप किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, वो है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स जहां जहां आपके ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, जहां पे आप मेन फोकस करें क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, तो इससे क्या होगा, आपके ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको ग्रोथ एक्सपेंशन के टुवर्ड मूव करना होगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपको भी और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज को देखना होगा ताकि आप अपने जो बिजनेस का एरिया उसको और बढ़ा पाए। जहां आप इतने लोग कवर कर रहे हैं वहां आप इतने लोग कवर कर पाए। तो ये भी क्या है, आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव गाइस बेसिकली किससे रिलेटेड है, सोशल वर्ल्ड से। सोशल वर्ल्ड मीन्स सोसाइटी से। मतलब कि जैसे हमने बात किया कि मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है, बट क्या सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट ही कमाना बिजनेस का मोटिव होता है, तो ये नहीं होता है। इसके अपार्ट भी आपको जाना होगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी में रह के बिजनेस कर रहे हैं। सोसाइटी में कौन है, ह्यूमन बींग्स है, तो उनके सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हुए सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर को बेवकूफ बना रहे होते हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे होते हैं। प्रॉफिट तो आप बहुत कमा रहे हैं, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे इस सोसाइटी में? सोशल ऑब्जेक्टिव क्या आप पूरे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना होता है। उसका टारगेट होता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहां के आसपास के एरिया को भी वो क्या करे, सर्व करे,
ताकि सोसाइटी भी उसको प्रमोट करे, सपोर्ट करे और फिर उसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो पाएगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया, अब आप खुद भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि पॉइंट्स ना भी याद आए तो आप अपने इस टर्मिनोलॉजी को कंसीडर करके लिख पाएं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा कि जहां के लोग हैं, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देंगे लोगों को आसपास के, तो क्या होगा कि आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सर्विंग सोसाइटी ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो पाएगा। इससे आपके कस्टमर भी बन पाएंगे, इससे आपकी सोसाइटी का ट्रस्ट, गुडविल, ये भी आपकी क्या हो पाएगी, बढ़ पाएगी। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सोसाइटी से ही आपके कस्टमर आते हैं, सोसाइटी से ही आपके एम्प्लॉयज आते हैं, तो उन कस्टमर को अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये भी क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, राइट। प्रोवाइडिंग गुड टू द सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइस, एक अफोर्डेबल या रीजनेबल प्राइस पे आप उनको गुड्स प्रोवाइड करें। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा हाइप का रखा है प्राइस, दिस विल बी अ चीटिंग, तो ये नहीं आपको करना है। तो ये भी क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स। जो भी एम्प्लॉयज हैं वो आपकी सोसाइटी से ही आ रहे हैं, तो उनको आपको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनको आपको फेयर वेजेस, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है, ये भी आपका बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। और जब बिजनेस इन सारे ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करता है, इनको पूरा कर पाता है, देन ही बिजनेस की ग्रोथ हम देख पाते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं अंडर योर सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आप अपने पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। Moving to next type of objective here, that is human objective। अच्छा, human objective में क्या होगा, आपके बिजनेस में कौन वर्क कर रहा है, ह्यूमन लेबर फोर्स, ठीक है, तो वो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो आपको क्या करना है, उनके लिए भी ध्यान रखना है। अच्छा, जो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है वो बिजनेस ज्यादा आगे भी जाता है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज उनके टुवर्ड डेडिकेटेड होंगे, वो उनको छोड़ के नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय चला गया, सारे एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं, उसको ही मैनेज करते करते आपका बिजनेस चला गया, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आएगा कि जो आपके एम्प्लॉयज है, जो आपकी मैन पावर है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए काम करें, आप उनको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू योर एम्प्लॉयज। जो भी आपके अंदर वर्क कर रहे हैं लोग, उनको आप फेयर वेजेस प्रोवाइड करें, उनको आप टाइमली पेमेंट करें, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें। देन आएगा प्रोवाइडिंग देम विद अ गुड एनवायरनमेंट, उनके साथ उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपको अपने एम्प्लॉयज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको सपोर्ट करते रहना है। इसके साथ ही साथ उन्हें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देना है, उनको कुछ ऐसे मौके देने जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन को शो कर पाए, जिससे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखने हैं अंडर योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। और भी आप लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग देम विद हेल्थ किट, हेल्थ बेनिफिट्स, और उनको प्रॉपर आप सैनिटेशन, ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई हो उनके फैमिली में, देन भी आप उनको सपोर्ट करें। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, बिजनेस की गुडविल बन पाती है, लोगों के नजर में वो बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ पाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसके साथ ही साथ आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है एंड देन योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है। कोई भी डाउट है आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पार्ट को आपने देखा है पूरा, तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसके आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, राइट गाइस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस का क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स में, उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, और इन दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम बात करने वाले हैं लेके। इन दोनों को डिफरेंस को भी समझेंगे। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है उसमें मिल जाएंगे। पूरा सीरीज से चलते आ रहे हैं, तो पहले वाले पार्ट्स आपको जरूर देख लेने चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं। और इसको आप लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आए देन आप इसको लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप न्यू हैं, राइट गाइस। नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो जो बिजनेस होता है, बिजनेस में हमने पढ़ा कि व्हाट इज बिजनेस, राइट। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, एक होती है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों मिलकर ही क्या बन जाते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस में हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जो ये प्रोडक्शन वाला पार्ट है उससे कंसर्न है आपकी इंडस्ट्री, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का पार्ट है वो आता है आपके कॉमर्स के अंदर। तो इतना तो क्लियर हो पा रहा होगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है,
राइट। तो इंडस्ट्री में बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन है गुड एंड सर्विसेज का वो करती है आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बनती कैसे है, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज जो कि एक ही तरीका का काम कर रही होती है वो एक साथ ग्रुप अप हो जाती है, सम अप हो जाती है, तो वो कलेक्टिवली मिलके क्या फॉर्म कर लेती है आपका इंडस्ट्री। जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज है जो शूज प्रोड्यूस करते हैं, तो जब वो सारे शूज प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री आपस में एक साथ मिल जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी, इंडस्ट्री, दैट इज योर शूज इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हमने समझा कि इंडस्ट्री क्या होता है। कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, आपका एक्सचेंज करता है, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब जो इंडस्ट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको बेचने का जो काम आता है वो आता है आपके कॉमर्स के अंदर। तो ये दोनों चीजें जब आपस में साथ आती है तो मिलकर क्या बना लेती है, बिजनेस बना लेती है, जो कि बेसिक एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है और ये दोनों कैसे मिलकर बिजनेस को बनाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ योर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, उसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि उससे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ गाइस वी आर क्लासिफाइंग द इंडस्ट्रीज ऑन द वेरियस बेसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेस हम लेने वाले हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, किस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। सो पहला आपका आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का बेसिक मतलब क्या है कि ये एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से एक्सट्रैक्ट करने में जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, अलग करने में, निकालने में इन्वॉल्व होती है, वो क्या होती है, आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। इसका सब जो सिंपल एग्जांपल है वो है आपका माइनिंग। माइनिंग इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, खुदाई करना जमीन से और जो मिनरल्स हैं उनको निकालना, देन उनसे मेटल को, प्योर फॉर्म को अलग करना। तो ये सारी काम जो इंडस्ट्रीज करती है वो आ जाती है आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट जो आपकी आती है वो आती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का क्या होता है, जो जीन्स है, मतलब कि तो जीन्स होते हैं, जैसे कि फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, इसमें क्या आप क्या कर रहे हैं कि एक जीन्स को दूसरे जीन्स के साथ कंबाइन करके और सारा जीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे फर्दर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है नए और उनसे रिलेटेड वंश का। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपको जो वर्क करती है वो करती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, लाइक फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 फिश से और ज्यादा फिशेस ला रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में भी आप बहुत ज्यादा पोल्ट्री यू नो फार्म बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वो होती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इन दोनों को समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का मैन्युफैक्चर करना, लाइक शुगर इंडस्ट्री, शुगर बना रहे हैं आप, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो ये क्या है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो होती है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, मतलब आप किसी चीज को बिल्ड कर रहे हैं, लाइक ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वो आती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। तो ये फर्दर पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस, किस टाइप की गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहली आ जाएगी आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, मतलब जो कंज्यूमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ऐसे गुड जिनका फाइनल कंजम्पशन होगा कंज्यूमर के थ्रू, वो इंडस्ट्रीज। और प्रोड्यूसर इट गुड्स इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो मशीन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब जिसका आप फर्दर यूज करेंगे फिनिश गुड प्रोड्यूस करने में, डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं, उसको आप प्रोसेस करेंगे देन यू विल यूज दैट। तो प्रोड्यूसर गुड्स आ जाएंगे और क्या है आपका कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज, मतलब जहां पे आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा पैसे आपके लगे हैं। और हैवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, बड़े बड़े जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस करती है, लाइक शिप्स बना रही हैं, एरोप्लेन से रिलेटेड पार्ट्स बना रही है, तो ये क्या है आपकी हैवी इंडस्ट्रीज है। लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो लाइट गुड प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसमें ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, जिसमें ज्यादा कैपिटल नहीं लगती है, तो वो क्या हो जाती है आपकी लाइट इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, कितने एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। रीजनल इंडस्ट्रीज जो रीजन में पर्टिकुलर एक रीजन में वर्क कर रही हैं, नेशनल इंडस्ट्रीज जो कंट्री में आपके नेशन में वर्क कर रही हैं, और इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी जो आपकी कंट्री में तो है और उसके साथ ही साथ उसकी ब्रांचेस फर्दर फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, तो इसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का साइज कितना है, कितने मार्जिन में आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करती है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे डोंट प्रोवाइड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं वो प्रोडक्शन वर्क जो है वो आपका करते हैं। तो ये होता है आपका फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर लिया, ये सारे बेसिस आपको याद रखने हैं।
अगर आते हैं आप तो इनको क्लासिफाई करके इंडस्ट्रीज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में हमने बात किया था कि ये क्या होता है, एक्सचेंज से इन्वॉल्व है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज से इन्वॉल्व है। मतलब इंडस्ट्री से क्या करते हैं, गुड्स जो है वो परचेज करते हैं, देन फर्दर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं टू योर कस्टमर। तो ये क्या है, आपका कॉमर्स है। कॉमर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ट्रेड्स में और एड्स टू ट्रेड्स में। ट्रेड्स बेसिकली क्या होता है कि गुड एंड सर्विसेज को क्या करना है, आपको खरीदना है और बेचना है। और एड्स टू ट्रेड क्या करते हैं, इस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, खरीदना है, उसके लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है। उसमें क्या करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। बहुत सारे एड्स ऑफ ट्रेड हो सकते हैं, जैसे कि आपके वेयर हाउस हो सकते हैं, अपने गुड्स को खरीदा तो आपको उसको कहीं स्टोर करना होगा, उसमें वो हेल्प करेगी ताकि आप फर्दर सेल कर पाए, वो खराब ना हो। ठीक है, बैंकिंग हो सकता है, आपको पैसे की जरूरत हो सकती है उन गुड्स को खरीदने के लिए या उन पे फर्दर वर्क करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, आपका बैंकिंग एड्स टू ट्रेड में वर्क कर रहा है। इसी तरीके से फर्दर और भी सारे एड्स ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ट्रेड को, जो भी आपका एक्सचेंज है उसमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये है आपका फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि आपका कॉमर्स का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली बात की है बिजनेस को, उसको क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में। फर्दर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप, और इसके बाद हमने कॉमर्स को डिफाइन किया। कॉमर्स क्या होता है, उसको जो सब डिवाइड करते हैं ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। सो नाउ गाइस वी आर डिफाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट का बेस लेके चलते हैं, बहुत सारे बेस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे हम प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो प्रोफेशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या जरूरी है कि कुछ एक स्किल जरूरी हो सकती है, कुछ डिफाइंड आपको ट्रेनिंग जरूरी हो सकती है। लाइक आप डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना है, किसी भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होगी, वो ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वो क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस प्रोफेशन में एग्जिस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे बन पाएंगे कुछ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, जो जॉब करना चाहता है, जो जॉब देना चाहता है, उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका एस्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंस का बेसिस आता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल चीज में डिग्री, स्पेशल चीज में ट्रेनिंग की जरूरत होती है इस प्रोफेशन में आने के लिए। डॉक्टर के लिए आपको एक स्पेशल डिग्री की जरूरत है, स्पेशल क्वालिफिकेशन की, आपने ये कोर्स किया हो। टीचिंग में जाना है तो आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो, आपने ये पेपर निकाला हो, तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं, या जो बोर्ड है उससे आपको एसोसिएटेड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जरूरत होती है यहाँ पे। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट में जरूरी नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत हो, कुछ जगह क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ जगह क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। लाइक अगर आपने कोई जॉब करनी तो हो सकता है वो आपसे ग्रेजुएट मांग रहा हो, यूजी मांग रहा हो, जो भी मांग रहा हो वो आपको देना होगा। ठीक है, अगर आप किसी से लेबर का काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो आपकी क्वालिफिकेशन पूछे, आपको कोई काम दे दिया गया ईंटें उठाने ये वो, तो देयर इज नो नीड ऑफ योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो बेसिस हो सकते हैं यहाँ पे, दैट इज क्वालिफिकेशन। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन के केस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है, कैपिटल की जरूरत हो सकती है, आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हो सकते हैं, ऑफिस सेटअप करना हो सकता है, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। लाइक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं, आपको अपना ऑफिस बनाना है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आपने एक एग्रीमेंट कर ली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ, यहाँ पे आपको जरूर आप अपनी कैपिटल लगाने लग जाएंगे उस कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या जहाँ पे आप लेबर हैं, या कोई आप ऐसे जॉब कर रहे हैं जो फिजिकल वर्क से रिलेटेड, वहां पे भी आपको पैसे नहीं देने लग जाएंगे, वो आपको खुद सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क, कौन सा काम कर रहे हैं इसके बेसिस पे भी हम प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या कर रहे होते हैं आप, एक सर्विस दे रहे होते हैं, एक प्रोफेशनलाइज्ड या स्पेशलाइज्ड सर्विस दे रहे होते हैं। आप डॉक्टर है तो आपको सर्विस देनी है, आपको उनको ट्रीट करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, जो आपके कस्टमर है, जो आपके क्लाइंट्स, जो आपके पेशेंट हैं, तो उनके लिए आपको क्या करनी है, स्पेशलाइज्ड सर्विस देनी है, और हर कस्टमर, हर मतलब पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग वो आपको सर्विस देनी होती है यहाँ पे इन प्रोफेशन। ठीक है, अगर हम बात करने वाले एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो है कि जो काम आपको दिया गया है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, वो आपको क्या करना होता है, पूरा करना होता है, ये होता है आपका नेचर ऑफ वर्क। तो इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटिव। यहाँ पे आपका क्या मोटिव है, यहाँ पे आपका क्या मोटिव। यहाँ पे दो, आपको फीस मिल रही है आपके वर्क के लिए,
आपको डॉक्टर है, आप फीस चार्ज कर रहे हैं, बट यहाँ पे मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। और यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपका कि आप जो भी वो सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, उससे आप अपना गुजारा कर पाए, अपने आप जीवन व्यापन कर पाए, वो होता है आपका मेन टारगेट। यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस देना ऐसा कोई बहुत बड़ा वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हैं। लास्ट आता है रिवॉर्ड के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड मिलता है इन केस ऑफ योर प्रोफेशन, वो आपको मिलती है फीस मिल रही है, ये हो सकता है आपका रिवॉर्ड। यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो मिलता है आपको सैलरी या वेजेस। अगर आप कोई फिजिकल वर्क में, यहाँ पे मेंटल नहीं इन्वॉल्व, तो आप वहाँ वेजेस ले रहे हैं, या आप कोई मेंटल वर्क में है तो आपको सैलरी दे रहे हैं। तो ये है आपका डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर रिवॉर्ड। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन पे डिफाइन किया है कि प्रोफेशन कैसे डिफरेंस है आपका एम्प्लॉयमेंट से। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। हमने इससे पहले बिजनेस को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि बिजनेस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन और समअप करेंगे कि पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके कितने फॉर्म्स होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं। राइट गाइस, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राइट गाइस, सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद दिस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बिजनेस को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, इन सारे पार्ट्स तक आपको बिल्कुल क्लियर हो पाया होगा कि बिजनेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को मतलब कि प्रॉपर वे में लाना, इकट्ठा करना, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी से बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजें की हमें जरूरत है एक बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, लाइक प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमें जितनी भी चीजों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत हो सकती है? लेबर की जरूरत हो सकती है, मशीन्स की जरूरत हो सकती है, टूल्स की जरूरत हो सकती है, इक्विपमेंट्स की, फाइनेंस की, इन सारी चीजों की जरूरत हो सकती है। जब इन सारी चीजों को हम इकट्ठा करते, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, ग्रोथ हो पाए, एक्सपेंशन हो पाए, उसे ही हम कंबाइनली कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको अब समझ में आया होगा कि बिजनेस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, और ये मिल के क्या बन गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हमारा मेन एम होता है कि ये सारी चीजें जो जरूरी है एक बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, उन सारी चीजों को हम इकट्ठा करें, उनको एक साथ मैनेज करें, सिस्टमैटिकली उसको अरेंज करें। सिस्टमैटिकली क्यों अरेंज करना जरूरी है? अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं अरेंज करते हैं तो आपको पता है कोई चीज अच्छे से हो ही नहीं सकती, एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती, आपको बिल्कुल डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो जरूरी है कि जो चीज आपको चाहिए उसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाए, उसको कोऑर्डिनेट किया जाए। मैन जो लेबर है उसको आप बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर पाए, मशीन्स हैं उसको लेबर को ट्रेन करके सिखा पाए। तो कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, जो आपने रखा है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो पा रहा, उसके दौरान जो आपको कंट्रोल करना रहता है कि क्या कमी रह गई, किस चीज को और लाना है, किस चीज को हटाना है, वो कंट्रोल कर पाए, देन आप क्या कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोलिंग होनी चाहिए इन सारे रिसोर्सेज के बीच में जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप बिजनेस एक्टिविटी को पूरा कर पाए और जो टारगेट होता है, मेन एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना, वो आप क्या कर पाए, अर्न कर पाए, ठीक है। तो ये क्या है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया है, अपने वर्ड्स में आप पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप्स हैं। जो टाइप्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो 4 टाइप्स हम जो पढ़ने वाले हैं। पहला आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप्स में अभी थोड़ा बहुत बता रही हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो वो जो टाइप का बिजनेस होता है वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, वन ओनर। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप, जब एक ना होके 2 या 3 लोग मिलके आपस में, या जो भी लिमिट है जो बताऊंगी आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब आप वर्क करते हैं एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो वो होती है आपकी पार्टनरशिप, जो कि आपका नेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इनका कंपनीज लॉ इन सारी चीजों से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कोऑपरेटिव है। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो आती है कंपनी। कंपनी बनाने के लिए कितने लोग जरूरत है, इसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। और सारे जो लॉज हैं, एक्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तो क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है।
ठीक है, तो ये होता है आपका कंपनी। और जो लास्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे रन करते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। और ये जो है आपका कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आते हैं आपके कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कितने फॉर्म्स है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब फर्दर जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले, एक एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो नाउ गाइस, जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, एक कोऑपरेटिव और एक नॉन कोऑपरेटिव। तो जिसने वो वीडियो देखी उसको क्लियर होगा। उसमें हम लोगों ने नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को रखा था। तो इसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या इसके फीचर्स क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसकी मीनिंग, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप इसी मीनिंग से आप इसके फीचर्स निकाल लेंगे और उसी फीचर से आप खुद अपने आप इसकी मेरिट डिमेरिट जो है वो बना लेंगे। तो इसका जो एक ब्रीफ जो देने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है अपने 11th-12th क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, या इसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होती है? तो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर सोल ट्रेडर, सोल मतलब वन ट्रेडर, मतलब कि एक पर्सन जो होता है वो सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास की दुकान होती है जहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो उस पूरी दुकान को रन कर रहा होता है। कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप हो गई, कोई भी शॉप हो गई, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो इसी कैटेगरी के टाइप में आपकी कंसीडर की जाएगी। मतलब एक ही पर्सन है जो सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को संभाल रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इसके साथ ही साथ सारे डिसीजन ले रहा है, कैपिटल भी वो खुद ही लगा रहा है, जितना प्रॉफिट भी है वो खुद ले रहा है, रिस्क भी है वो खुद बेयर कर रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप होती है वो होती है आपकी सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके फीचर्स में। जैसे कि हमने मीनिंग को डिफाइन किया, उसी से हम जो है फीचर्स इसके निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फीचर यहाँ पे आ जाएगा वो आएगा आपका सिंगल ओनरशिप या वन मैन ओनरशिप। वन मैन ओनरशिप से मतलब यही है कि एक ही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, चला रहा है और सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, हैंडल और कंट्रोल कर रहा है। तो ये पहला फीचर हो जाएगा, दैट इज वन मैन ओनरशिप। सेकेंड फीचर आ जाएगा नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब जो मैनेजमेंट और ओनरशिप होता है उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सन आपका ओनर है, उसी ओनर को ही क्या करना है, बाकी सारी जो एक्टिविटीज है उसको मैनेज करनी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, सीईओ अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, लेकिन एक जो सोल ट्रेडरशिप है जो कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन मेनली हम कंसिडर करेंगे, उसमें क्या होता है, एक ही पर्सन ओनर होता है और एक ही पर्सन सारी चीजों को क्या कर रहा होता है, मैनेज भी कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। मतलब कि जो एक ओनर है वो ही बिजनेस है और बिजनेस ही ओनर है। मतलब बिजनेस और ओनर में कोई आप अलग नहीं कर देंगे। मतलब देयर इज नो सेपरेशन की बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों एक ही है। कैसे एक ही है? क्योंकि बिजनेस तब तक रहेगा जब तक वो ओनर सर्वाइव करेगा। जैसे अगर मान लीजिए ओनर की किसी वजह से डेथ हो गई या उसने बिजनेस छोड़ दिया तो बिजनेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम कोई सेपरेट एंटिटी नहीं कहते। कंपनी इन सारी चीजों में आप अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस और जो पर्सन है जो उसे चला रहा है वो दोनों क्या है, एक है, उन दोनों की पहचान में अलग नहीं। ऑल प्रॉफिट टू प्रोप्राइटर। जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रोप्राइटर को मिलता है, ओनर को मिलता है। वैसे एक ही ओनर है, वही सारी चीजें रन कर रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी क्या है, इसमें एक फीचर भी आएगा कि वो उसको मिल रहा है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क। जैसे आपको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है वैसे यहाँ पे सारा जो रिस्क है वो एक ही पर्सन को बियर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे इससे नेक्स्ट फीचर रिलेटेड आता है, वो आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक ही पर्सन को सारे डेप्ट का भुगतान खुद करना है। अगर कोई भी कर्जा लिया है या कोई भी लॉस हो गया तो वो उसे खुद बियर करना है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपके ऊपर भार है, जो आपके ऊपर बोझ है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब कि बहुत ज्यादा है, जितना आपने पैसा लगाया उससे भी ज्यादा। मतलब अगर आपके कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा लोन आपने ले लिया, तो वो आप ने जो पैसे लगाए वो तो आप देंगे, उसके साथ ही साथ आपको अपने घर से भी पैसे लाके देने पड़ सकते हैं। मतलब कि अनलिमिटेड है लायबिलिटी। आपको उसे पूरा करने के लिए अपने भी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा, अपना भी
फैमिली पैसा, जो भी घर वर, आप सबको बेच के उसको पूरा आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जो कैपिटल जितनी लगी उतना ही पैसा आपको, बस लिमिटेड लायबिलिटी उतना ही आपके ऊपर बोझ है। इसका जो बोझ है वो आपके ऊपर अनलिमिटेड है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लास्ट फीचर, जो कि है आपका लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो लीस्ट होती है। ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कुछ जैसे बिजनेस होते हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको फॉर्मेलिटीज थोड़ी बहुत करनी होगी, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी, जो आपकी फॉर्मेलिटीज है वो कम होती है। लाइक जैसे कि आपने कोई कॉस्मेटिक की शॉप खोलनी है, तो हो सकता है आपको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज ये सब नहीं करनी होगी। आपने कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है बिस्किट डालमोट की, तो उसमें आपको वहां पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो इसका इजी फॉर्मेशन हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे, अगर आपको और फीचर कम लग रहा है तो आप इजी डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसॉल्व भी इजी तरीके से, जैसे ओनर ने छोड़ा बिजनेस वैसे बिजनेस क्या है वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है उसको बंद कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने वीडियो में डिस्कस किया कि सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप आपका क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मतलब मेरिट और डिमेरिट क्या है, उसको हम कवर अप करेंगे। सो नाउ गाइस, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला पार्ट देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां से ही आप ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज को निकाल पाएंगे, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है इजी से ही, कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ईजी होता है। तो ईजी फॉर्मेशन, ये एडवांटेज है आपकी सोल ट्रेडरशिप की कि इजी फॉर्मेशन है, मतलब कि इसको फॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है, लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। तो इसका फॉर्मेशन भी क्या है, इजिली आप कर सकते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपको छोटी दुकान खोलनी है, तो आपने बस क्या किया, उसको खोल लिया, मैनेज कर लिया, संभाल लिया और शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करी जाए तो इजी फॉर्मेशन होता है, तो ये हो गई आपकी पहली एडवांटेज। नेक्स्ट आपको इसे से याद रखना है इजी डिसोल्यूशन। जैसे ही आपका फॉर्मेशन इतना इजी है, वैसे ही आपका डिसोल्यूशन भी बहुत इजी होता है। इसमें आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना होता है, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होते। सिंपली आप जिस ओनर को स्टार्ट करना है, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास पैसे नहीं, आपको लग रहा है प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो आप उस बिजनेस को उसी दिन बंद कर सकते हैं। या एक ऐसा भी केस होता है जैसे कि जो ओनर है जिसने स्टार्ट किया उसकी डेथ हो गई, तो वो अपने आप ही बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक आपका है कि इजी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट आता है फुल कंट्रोल। यहाँ पे आपको बिल्कुल फुल कंट्रोल मिलता है, ये एक बेनिफिट होगा। मतलब कोई लोग होते हैं ना जिनको पसंद नहीं होता है कि वो अपनी जो पावर है दूसरों के साथ शेयर करे, मतलब उनको कोई डोमिनेट करे या उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपके लिए सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल है वो पूरा पूरा आपके हाथ में, क्योंकि पूरा बिजनेस आप चला रहे हैं, मैनेजर आप हैं, सारी एक्टिविटीज आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फुल कंट्रोल है अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का। इसके बाद आ जाता है कि डायरेक्ट मोटिवेशन। मतलब डायरेक्ट मोटिवेशन क्या है कि सिंस आप सारी चीजें खुद कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो मोटिवेशन मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है, बिकॉज जितना भी प्रॉफिट बिजनेस पे आप अर्न करने वाले हैं वो सारा प्रॉफिट आप खुद लेने वाले हैं। आपको डिवाइड नहीं करना है कि आप सोचे कि अब पे मैं ही क्यों करूंगी, जब सबको मिलना है तो सब लोग करें। नहीं, सब कुछ आपको मिला तो फिर वहां पे मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है कि जितना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतना ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो क्या है, आपका डायरेक्ट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो मेरिट है आपका वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मतलब आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन डिमांडिंग। जो भी आपके एनवायरमेंट में सिचुएशन आ रही है, जो भी कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इजी है, चेंज लाना डिफिकल्ट नहीं कि आप पूरी मीटिंग बैठाएं 10-12 लोगों की, उनसे पूछे करे या ना करे। यहाँ आपको जो लग रहा है आप फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपका क्विक डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन जो है वो डिले नहीं होती। अगर बाकी फॉर्म में अभी देखेंगे पार्टनरशिप इनमें, तो डिसीजन डिले होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको आपको पूछना पड़ेगा, देन एक फाइनल डिसीजन में कंक्लूड करना होगा। यहाँ पे सिंस आप एक ही पर्सन है जो पूरी एक्टिविटीज को रन कर रहे हैं, तो आपके लिए डिसीजन जो है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आपको लेना, आपने सोचा हाँ ठीक है, बस खत्म। तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो क्विक है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरिट आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बात है जो आपको लग चाहिए कि किसी बाकी लोगों को ना पता चले, वो आप अपने तक रख सकते हैं, क्योंकि आप ही है, आपकी बिजनेस है, आपके बिजनेस की क्या सीक्रेट्स हैं जो भी है वो आप तक ही रहेंगे। आपको वहां पे पार्टनर्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेसी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके लिए सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट होगी। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीमेरिट की। डीमेरिट मतलब क्या होता है कि डिसएडवांटेज क्या है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की। अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की, आपके दिमाग में खुद भी बहुत सारे डीमेरिट्स आ रहे होंगे, तो आप उन डीमेरिट्स को सोचिए और
कंक्लूड करिए मेरे साथ कि क्या मैंने उन डीमेरिट्स को यहाँ पे कंसीडर किया है या नहीं किया है। और ये नहीं होता है कि बहुत सारे डीमेरिट्स आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ डीमेरिट दिए, आपको कुछ अलग से आया जो आपको लग रहा है होना चाहिए, तो वो भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डीमेरिट्स आपके इसके हो जाएंगे। पहला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स क्यों? क्योंकि आप हैं, मैं हूं, मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, तो मेरे पास जितना पैसा होगा, मेरी फैमिली के पास जितना होगा, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, उतना ही मैं पैसा लगा पाऊंगी। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और भी आके लोग कर रहे हैं तो वो भी अपनी फैमिली से अपना लेके आएंगे, और है तो वो भी लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गई, कैपिटल आपकी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन में सिंस एक ही पर्सन है, उसका ही पैसा, उसकी कैपिटल, तो यहाँ पे जो कैपिटल होती है, रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी डीमेरिट जो है वो आपको सोल ट्रेडर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी। एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, उसको बिजनेस भी चलाना है, उसको डिसीजन भी लेना है, उसको बाकी एक्टिविटीज को भी मैनेज करना है, उसको जनरल लेजर ये भी मेंटेन करना है। तो एक ही पर्सन को सब कुछ करना है, तो कैपेसिटी मैनेजर क्या है, कम है। हर इंसान को सब कुछ नहीं आता है, तो उसको जो आता है वो वही कर पाएगा अच्छे से, बाकी चीजों में हो सकता है वो लैग कर जाए, तो मैनेजर कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, अगर आपके साथ पार्टनर्स होते तो हो सकता है कोई पार्टनर उस चीज में अच्छा तो उसने कर दिया, आप इस चीज में नहीं अच्छे तो आप नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे मैनेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपका ये बहुत बड़ा क्या है, एक डीमेरिट है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने बताया था वहां पे फीचर्स में। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है लोन को देने की, कर्जे की, ये सब क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि आपने जो पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, वो तो हो सकता है चला ही जाए, बिजनेस पूरा आपको बेचना पड़ जाए उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, वो तो ठीक है। इसके अपार्ट आपके जो घर में पैसे हैं, जो आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी अगर आपको लेना पड़ जाए उस कर्जे को पूरा करने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे सोल ट्रेडरशिप में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ज्यादा लेस स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लेस होती है। लेस क्यों होती है? क्योंकि आप खुद बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको अगर कुछ हो गया या आपने क्विट कर दिया तो बिजनेस भी वहां खत्म हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इज वेरी लेस। क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी है सोल ट्रेडर की वो आप पे डिपेंड करेगी। पार्टनर्स में क्या होता है, पार्टनर से एक पार्टनर ने छोड़ दिया तो दूसरा पार्टनर कैरी आउट कर लेगा, तीसरा पार्टनर कैरी आउट कर लेगा, तो वहां पे जल्दी बंद होने के चांसेस नहीं है। लेकिन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन में बंद होने के चांसेस कम, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ये टॉपिक आप याद रखेंगे, दैट इज लेस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा लोग हो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा चीजें एक्टिविटी मैनेज हो पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे बड़े बिजनेस को अकेला एक इंसान नहीं रन सकता। ऑब्वियसली आपने मैं देखा होगा बहुत बड़ी दुकान अगर आप लोगों ने कर ली है तो वहां पे आपको चाहिए कि 1 से 2 लोग हों, ताकि वो लोग मैनेज चीजें कर पाए। एक पर्सन पूरे बिजनेस को मैनेज कर पाए, पूरी एक्टिविटीज को ले पाए, सारे डिसीजन ले पाए, सारे एक्टिविटीज कंट्रोल कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है अगर वो लार्ज स्केल में। तो स्मॉल स्केल में के लिए तो आपका सोल ट्रेडरशिप जो है वो सुटेबल है, ऐसे स्मॉल, ऐसे सोल ट्रेडर सुटेबल। लेकिन लार्ज स्केल ऑपरेशन में ये जो है आपका मात खा जाता है, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और लास्ट जो डीमेरिट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नो चेक इन कंट्रोल। नो चेक इन कंट्रोल मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई बाहर से बोलने आने वाला नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही करिए। क्योंकि आपको एडवांटेज में जहां हमने बोला था फुल कंट्रोल, वही कहीं ना कहीं आपकी डीमेरिट भी बन जाती है कि इतना आपके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है कि आपको कोई चेक ही नहीं कर सकता कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई बता भी नहीं सकता। तो ये भी एक डीमेरिट हो जाती है कि आपको खुद ही सब कुछ करना है। अगर कोई कंट्रोल करने वाला होता अथॉरिटी तो आपको बता पाएगा कि आप यहाँ सही जा रहे हैं, यहाँ गलत जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए, इंप्रूवमेंट भी कर पाते। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होती, तो ये भी एक आपका डीमेरिट है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कौन सी एडवांटेज होती है, कौन सी डिसएडवांटेज होती है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला पार्ट अपने नहीं देखा तो जरूर देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्टनरशिप को डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी आप देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। सो नाउ गाइस वी आर डिस्कसिंग विद द पार्टनरशिप फर्म। हमने इससे पहले सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था एक पर्सन होता है वो पूरे बिजनेस को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, पार्टनर मतलब होता है एक से ज्यादा जब लोग आ जाए, 2 लोग आ जाए और उस बिजनेस को रन करे तो वो होता है आपका पार्टनरशिप। सो गाइस, अगर हम पार्टनरशिप को डिफाइन करें तो पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 से ज्यादा लोग, 1 से ज्यादा लोग मतलब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग आते हैं एक साथ, एक बिजनेस को रन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, आपस में लॉस को भी करते हैं, तो वो क्या होता है आपका एक पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप इज जस्ट अपोजिट टू योर सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप
जो एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो डिफाइन करती है वो होती है आपकी द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी आउट अ बिजनेस carried out by all or any one of them acting for all। यही एक डिफरेंस का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होती है, मतलब ये एक बिजनेस है जिसको दो से ज्यादा पर्सन लोग एग्री करते हैं कि वो रन करेंगे, और उस बिजनेस को रन करते वक्त जो प्रॉफिट है वो भी आपस में शेयर करेंगे। वो जो बिजनेस है हो सकता है कि सब एक साथ मिलकर रन करें या कोई एक करे, और वो पर्सन जो है वो सबके बिहाफ पे क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मतलब ये होता है कि अगर उस पर्सन की वजह से कोई गलती हुई या लॉस हुआ तो वो सब बियर करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो वो सब शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बाकी पार्टनर्स ना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाए, तो अगर एक दो पार्टनर ही कर रहे हैं तो वो ही उसके बिहाफ पे एक्ट करेंगे, मतलब सब कोई उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये सारी चीजें क्या है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होंगे आपके पार्टनरशिप फर्म के। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फीचर ऑफ योर पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर आता है नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन जो है वो आपके पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि पार्टनरशिप में हमने डिस्कस किया 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 जरूरी है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट अगर हम डिस्कस करें तो 10 होती है इन केस ऑफ योर बैंकिंग बिजनेस। अगर बिजनेस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो वहां पे 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और अगर नॉन बैंकिंग या अदर एक्टिविटीज नॉन बैंकिंग से रिलेटेड है, मतलब नॉन बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, बाकी एक्टिविटीज में रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो वहां पे मैक्सिमम जो है वो 20 मेंबर्स जो है वो आपके पार्टनरशिप में हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जो ये रिलेशनशिप है वो एक एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल टू रन अ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है वो हो सकता है आपने ओरल कर लिया हो कि हम रन करेंगे, आपने बात कर ली है बस, या फिर वो रिटर्न हो सकता है कि आपने पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ डॉक्यूमेंट बनाया कि हम लोग पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रूफ की तरह एक्ट रहे। तो रिटर्न जो पार्टनरशिप होती है वो ज्यादा आपके लिए रिलायबल है और ज्यादा ही आपके लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आएगा वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मैं बताया था डेफिनेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि आप क्यों गैदर हुए, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, मतलब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो आपस में सब लोग डिसाइड करेंगे, शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो आपकी फर्म पहले से डिसाइड करके रखती है कि इस रेशियो में हम प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। इक्वल भी हो सकता है या जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई है उसके बिहाफ पे भी हो सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी आपका नेक्स्ट फीचर जो है वहां हो जाएगा। नेक्स्ट जो मिलता जुलता आपका सोल ट्रेडर सही है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, मतलब कि अगर आपके जो कैपिटल है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, वो अगर आपकी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए तो जो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी आपको बेचना पड़ जाए। अगर उस डेट को पूरा करने तो वो भी आप करेंगे, मतलब जो लायबिलिटी है वो आपकी यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है। आता है फीचर में गुड फेथ एंड ऑनेस्टी। गुड फेथ एंड ऑनेस्टी मतलब जो पार्टनर्स है जो एक साथ काम करे वो जरूरी है उनके बीच में क्या हो, ऑनेस्टी हो, फेथ हो, मतलब वो लोग किसी एक दूसरे से कोई बात को छुपाए ना, डिस्क्लोज ना करें कि फर्म में कोई ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो हमें डिस्क्लोज करेंगे, उनको नहीं बताएंगे क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, क्योंकि इस फेथ के बिहाफ पे जो पार्टनरशिप होती है वो आपकी रन करती है। तो गुड फेथ एंड ऑनेस्टी एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है कि आप कोई जो ट्रांसफर है, मतलब जो आपका शेयर है जो आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं वो आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी। अगर आपने सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं ली है तो आप उस शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है जो आपको याद रखना है। लास्ट जो फीचर आपका यहाँ पे आता है वो आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मतलब क्या है कि सभी जो पार्टनर्स है वो बिजनेस के ओनर भी है और सभी जो पार्टनर्स है वो बिजनेस के एजेंट भी है, मतलब वर्कर भी है, वो बिजनेस की एक्टिविटी को हैंडल भी करेंगे, रन भी करेंगे। मतलब कि यहाँ पे ओनर भी वही है और जो बिजनेस को रन भी कर रहे हैं वो सब भी वही पार्टनर्स हैं। कोई भी एक्टिविटीज जो भी एक इंसान करता है वो सब पे मतलब बाइंडिंग होगी। अगर आपने कोई वर्क किया, अगर उसका कुछ भी फायदा नुकसान है वो सबको बियर करना पड़ेगा, और सबने कुछ भी किया और एक पार्टनर भी है तो उसको भी वो बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये था आपका लास्ट फीचर रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो कि लास्ट फीचर था आपका पार्टनरशिप फर्म का। यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसकी मीनिंग और इसके साथ ही साथ हमने बेसिक जो फीचर्स है उसको कवर अप किया है। सो नाउ गाइस स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कि क्या एडवांटेजेस हैं आपके पार्टनरशिप फर्म की। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो है आपकी इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब क्या कि पार्टनरशिप को फॉर्म करना इजी होता है अगर हम कंपेयर करें आपकी कंपनी से।
कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपको करनी पड़ती है, लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसको फॉर्म करने में ऐसा कोई आपको उस लेवल की कोई भी इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पूरा नहीं करना होता है, इसलिए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन क्या है आपका ईजी होता है। तो ये हो जाएगी आपकी पहली एडवांटेज। मूव टू नेक्स्ट एडवांटेज हियर, दैट इज मोर कैपिटल अवेलेबल। जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं एज कम्पेयर टू ए सोल ट्रेडर जिसमें एक लोग होता है। तो यहाँ पे कैपिटल की बात करी तो ज्यादा होती है, सब लोग अपनी अपनी कैपिटल लेके आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो पूल अप होके कैपिटल क्या होगी यहाँ पे ज्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सोल ट्रेडर में भी थी, यहाँ पे भी है, मतलब कि अगर कोई आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कर सकते हैं। लाइक सपोज करें बाहर लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस ये सब चीजें चेंज हो गई, तो आपको अपने बिजनेस में भी वो चीजें अपनी प्रोडक्ट में चेंज करनी होगी, तो वो आप इजिली पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करके कर सकते हैं। ऐसे इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज मोर एक्सपर्टाइज एंड स्किल। जैसे कि आपको पता है कि सोल ट्रेडर में हमने डिस्कशन किया था उसके डीमेरिट पे कि यहाँ पे क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, तो वो ही जितने आइडियाज ला सकता है या जिस चीज में महारत हो सकता है वो कर सकता है, वो सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि सबको हर चीज की नॉलेज नहीं होती। बट सिंस यहाँ पे पार्टनरशिप के क्या होता है, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो हो सकता है कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा नहीं है, तो वो दूसरा उसकी कमी पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा लोग होंगे तो उनकी अलग अलग स्किल होगी, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टीम के वो एक्सपर्ट होंगे, तो वो चीजें हमें ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा आइडियाज, ज्यादा इनोवेशन, ये सारी चीजों में आपको बेनिफिट हो सकता है। इसलिए आपकी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेटर है इस केस में, और ये हो जाएगी इसके एडवांटेज। नेक्स्ट इज है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या होता है कि बात जो भी है जो आप नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तक जाए, लोगों को पता चले, वो आप मेंटेन कर सकते हैं अपने तक। सोल ट्रेडर में क्या होता था, अगर कोई भी नुकसान है या कोई भी सीक्रेट बात है तो वो अपने तक रख सकता है इजीली। सेम होता है पार्टनरशिप में भी। पार्टनरशिप में भी आप अपनी बात अपने तक रख सकते हैं, कोई अगर लॉस हो गया तो आप अपने तक रख सकते हैं, पार्टनर्स तक रख सकते हैं, मतलब कि पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बाहर थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत नहीं होती है। बट कंपनी में क्या होता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको बाहर के जितने भी शेयर होल्डर उनको भी आपको रिपोर्ट न्यूज़पेपर पब्लिश करके बतानी होगी, तो वहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती। तो ये क्या है, आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको देखने को मिलता है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कीन इंटरेस्ट। कीन इंटरेस्ट मतलब क्या कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फर्म की वर्किंग में कि क्या हो रहा है, कौन सा चीज़ कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस किस वजह से हुआ, कोई अपना पार्टनर सारे काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका भी प्रॉफिट इसमें है। उनको ये पता है कि उनको कोई फिक्स सैलरी तो नहीं मिल रही कि 10,000 उन्हें पर मंथ मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट ले लिया, हटाओ मुझे क्या करना, जो हो रहा है होने दो। नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है शेयर में, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स को जानने में, और वो अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट एडवांटेज यहाँ पे आ जाएगी डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। यार बहुत सारे पार्टनर्स है, सोल ट्रेडर में क्या होता है, एक ही पार्टनर होता है, एक ही रिस्क वो बियर करता है, सारा रिस्क उस पर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो रिस्क क्या हो जाता है, सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है, या जिस रेशियो में डिसाइड है उस रेशियो में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे रिस्क क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो ये भी क्या है, आपकी बहुत बड़ी एडवांटेज है पार्टनरशिप में। एक टिप रहेगी कि अगर आपको पार्टनरशिप के पेपर में एडवांटेज नहीं याद आए तो आप सोल ट्रेडर की जितनी भी डीमेरिट है उसको इसके एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। राइट गाइस, मूविंग टू आवर नेक्स्ट हियर, दैट इज व्हाट आर द डीमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। सो फर्स्ट हियर इज लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल हम किस बेस पे कह रहे हैं, कंपनी से अगर कंपेयर करें तो लिमिटेड कैपिटल क्यों, क्योंकि जितने पार्टनर होंगे, लाइक 2 है या 3 है या 4 है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो पाएगा, उनकी कैपिटल जो है लिमिटेड है, सीमित है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जितने मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा नहीं, लाइक 20 है तो उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बट कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। पब्लिक कंपनी में तो मैक्सिमम आप कितने भी शेयर होल्डर रख सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कैपिटल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है आपकी पार्टनरशिप फर्म की। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि आपने सोल ट्रेडर में भी पढ़ा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि अगर कोई रिस्क होता है या कोई नुकसान होता है इन केस ऑफ योर बिजनेस, देन जितना भी आपको नुकसान हुआ है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी चुकाया जाएगा, ठीक है। अगर पूरी फर्म का भी एसेट या जितना भी आपका फर्म का प्रॉफिट है वो भी अगर उस कर्जे को नहीं चुका पाता, उस नुकसान को, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल भी चीज़ें अगर बेचनी पड़ जाए उन्हें उसको पूरा करने के लिए, तो वो पूरा करेंगे। दिस इज योर अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका पार्टनरशिप फर्म का।
मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर या इंटरेस्ट। मतलब जो आपका शेयर होता है या इंटरेस्ट होता है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं जब तक आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं करते हैं या वो राजी नहीं होते कि हाँ आप ये जो आपका शेयर है इस प्रॉफिट में वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करिए या दूसरा आपके बिहाफ पे यहाँ पे वर्क करे, वो नहीं होता यहाँ पे। उसके लिए आपको पार्टनर्स की सहमति जरूरी होती है। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपकी पार्टनरशिप फर्म का। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि अगर जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे आ जाता है। लाइक दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो अब एक पार्टनर थोड़ी ना पार्टनरशिप फर्म को चला पाएगा, तो अनसर्टेनिटी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्टनर में, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कोई भी पार्टनर ने मतलब कहा कि नहीं हमें नहीं बिजनेस करना है, साथ में हटाओ खत्म करो, तो वहां पे भी आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है उसकी एग्जिस्टेंस में कि वो कभी भी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट हियर रिलेटेड टू दिस, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर। पार्टनर्स बहुत सारे हैं, सोल ट्रेडर एक था तो सुकून से रह रहा था, जो उसका मन में आता वो कर रहा था, किसी से उसका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था क्योंकि सारे डिसीजन सारी पावर उसके पास थी। पार्टनर्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाती है चीजें, सब लोग साथ में रहते हैं तो वहां क्या होता है, लड़ाई भी होने लग जाती है। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज होता है, ओपिनियन होता है, तो लड़ाई होती है और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज, क्योंकि इसकी वजह से पार्टनरशिप बंद होने की भी कगार में आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज या डीमेरिट है आपके पार्टनरशिप फर्म। मूविंग टू लास्ट हियर, दैट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कि इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ, अथॉरिटी मतलब पावर। इस चीज का क्या है, एक रिस्क है, छुपी हुई पावर का रिस्क है। मतलब क्या कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जो पार्टनर है सारे पार्टनर वो एजेंट भी हैं और ओनर भी हैं। मतलब कि अगर एक पार्टनर ने कोई भी गलती करी तो उसका नुकसान सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ जाएगा। ये होता है एक पार्टनरशिप फर्म में। लाइक मैं पार्टनर हूँ एक फर्म की जिसमें 10 लोग और हैं, मेरी वजह से फर्म को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वो नुकसान सिर्फ मैं ही नहीं पूरा करूंगी बल्कि सारे पार्टनर्स को पूरा करना पड़ जाएगा। फर्म से पूरा पैसा जा सकता है, उनकी भी अपनी पर्सनल लायबिलिटी मतलब पर्सनल एसेट से भी पैसा जा सकता है इस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपकी पार्टनरशिप फर्म का। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है आपकी पार्टनरशिप फर्म की। राइट गाइस, आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो पाया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।